बच्चों, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक देखेंगे समाजशास्त्र के अंतर्गत वह है आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग हिंदू सामाजिक संगठन की प्राचीन विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मैंने आश्रम व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में बताया था। अभी उसकी डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था प्राचीन समय में हिंदू सामाजिक संगठन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। पहले हम जानेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो आश्रम जो शब्द है यह संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ शब्द है। किससे मिलके बना है? श्रम धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न या उद्योग करना। ठीक है, प्रयास या उद्योग करना इसका अर्थ होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो जो आश्रम शब्द है, ठीक है, तो इसके अर्थ अगर हम लेंगे तो आश्रम मतलब वह स्थान जहाँ व्यक्ति प्रयास या उद्यम करता है और अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है, उसी को हम आश्रम कहेंगे। ठीक है, आश्रम क्या है? आश्रम जीवन की एक ऐसा अवस्था है जहाँ व्यक्ति कुछ समय के लिए ठहर करके विश्राम करता है और अपने में अच्छे उपयुक्त गुणों का विकास करता है और अपने आप को आगे की अवस्था या यात्रा के लिए तैयार करता है। उसी को हम क्या कहेंगे? आश्रम कहेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रम बताए गए हैं और इसका उल्लेख सबसे पहले जाबालो उपनिषद में किया गया था। कहाँ किया गया था इसका उल्लेख सबसे पहले? तो आश्रम व्यवस्था के बारे में जो 4 आश्रम हैं इसका सबसे पहले उल्लेख किया गया था जाबालो उपनिषद में किया गया था। अब हम आगे देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था के भाग कौन कौन से हैं। पहले मानव जीवन की जो कल्पना की गई थी तो कुल आयु को लगभग 100 साल माना गया था। मानव जीवन की आयु को 100 साल माना गया था। अब तो वर्तमान में जो औसत आयु घट गया है ना, लेकिन पहले क्या था, व्यक्ति लगभग 100 साल आराम से अपना जीवन जी लेते थे। तो उस समय इंसान की ज़िंदगी को 100 साल मानकर उसको 4 भागों में बांटा गया था आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम उसी में पहुँचते हैं। ठीक है, तो मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। 25-25 वर्ष के हिसाब से 4 बराबर भागों में बांटा गया। उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। जिस प्रकार से मैं इसको रेखीय चित्र के माध्यम से बताता हूँ, है ना, फिर से उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको जरूर लिखा करें। परीक्षा में भी ऐसे ही ढंग से लिखना है, तभी अच्छे अंक आप लोगों को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। क्लियर हो रहा है? एक बार फिर
पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ कि मानव जीवन को 100 वर्ष का माना गया और उसको 25-25 वर्ष के बराबर 4 भागों में बांट दिया गया आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहला नंबर क्या है? ब्रह्मचर्य है। दूसरा क्या है? गृहस्थ है। तीसरा नंबर वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे में उसके जो कितने उम्र तक का कितना आश्रम का रहा है उसको हम लिख देते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था? शुरुआत के 25 वर्ष। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर 25 वर्ष होने तक का जो अवस्था था वो था ब्रह्मचर्य। क्लियर हो रहा है? दूसरा हम आते हैं गृहस्थ में। तो गृहस्थ में फिर वही 25-25 साल में बांटा गया है। तो 25 से 50 वर्ष। ठीक है, तीसरा नंबर में कौन सा आश्रम है? वानप्रस्थ है। थोड़ा जोर से बोलो नहीं जी बच्चे लोग। वानप्रस्थ है। तो इसका क्या होगा? इसका 50 से 75 75 वर्ष होगा। और सबसे अंतिम में कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम। तो इसका क्या होगा? 100 वर्ष। 75 से 100 वर्ष। ये तो समझ आ गया आप लोगों को। पहला चीज में कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इंसान के जीवन को 100 साल मानकर 4 भागों में बांटा गया। ये क्लियर हुआ? तो कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, उसके बाद कितने उम्र तक ये भी क्लियर हो रहा है ना? ब्रह्मचर्य में कितना है? शुरुआत से 25 साल। गृहस्थ में 25 से 50 वर्ष। 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ में 50 से 75 वर्ष। उसके बाद अंतिम है हमारा संन्यास, 75 से 100 वर्ष। इतना क्लियर हो गया ना जी। अब हम लोग बारी बारी से इन चारों आश्रमों के विशेषताओं को देखते जाएंगे, उसके महत्व को देखते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला नंबर में है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला नंबर कौन सा है? ब्रह्मचर्य। अब इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत व्यक्ति के जन्म से लेकर 25 साल तक की उम्र को निर्धारित किया गया है। ये क्लियर हो गया? दूसरा चीज क्या है? ब्रह्मचर्य में क्या होता था? बच्चे जब पढ़ने के लायक हो जाते थे कुछ, है ना, जैसे अभी स्कूल में भी एडमिशन होता है, ठीक उस समय पहले गुरुकुल था। तो बच्चे लोग अपना पढ़ने के लायक जब कुछ बड़े हो जाते थे, है ना, 7-8 साल के, तो उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता था। यहाँ क्या होता था? अपने गुरुकुल में गुरु के पास जा करके शिक्षा प्राप्त किया जाता था। एक तरह से ब्रह्मचर्य क्या है? विद्यार्थी जीवन का काल है। ब्रह्मचर्य क्या है? विद्यार्थी जीवन वाला काल है, शिक्षा प्राप्त करने वाला समय है। क्लियर हो रहा है ना? तो शुरुआत से लेकर जन्म से लेकर 25 साल तक की अवस्था ब्रह्मचर्य में निर्धारित किया गया है। इसमें कोई भी बच्चा अपने गुरु के पास जाके विद्यार्थी जीवन जीता था और शिक्षा प्राप्त करता था। क्लियर हो रहा है? इसके फायदे क्या क्या थे? इसके द्वारा सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता था, मानसिक विकास होता था और आध्यात्मिक विकास होता था। ठीक है, ब्रह्मचर्य के द्वारा, इसका महत्व बता रहा हूँ मैं ना, ब्रह्मचर्य के द्वारा बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता था। दूसरा चीज क्या है? इसी आश्रम में जो विद्यार्थी है रह करके एक सभ्य नागरिक बनने का शिक्षा प्राप्त करता था। क्लियर हो गया? अब हम ब्रह्मचर्य तो पूरा हो गया। अब दूसरा हम पहुंचते हैं दूसरे आश्रम में, दूसरे अवस्था में, उसका नाम है गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम की अवधि निर्धारित की गई है 25 वर्ष से 50 वर्ष। ब्रह्मचर्य जब पूरा हो जाता था, कोई भी विद्यार्थी अपना जीवन वहाँ विद्यार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त कर लेता था 25 साल तक। उसके बाद वो विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो गृहस्थ आश्रम में विवाह के माध्यम से प्रवेश होता था। क्लियर हो रहा है? और यहाँ गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताता था। अब इसकी अवधि है 25 से 50 साल। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम का महत्व क्या है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला महत्व क्या है? व्यक्ति विवाह के द्वारा यहाँ प्रवेश करता था। तो यहाँ जो है जो बच्चे होते थे
संतान होते थे तो उसके द्वारा परिवार का, समाज का निरंतरता बना रहता था और बना रहता है अभी भी। ठीक है ना। व्यक्ति गृहस्थ जीवन जब जीता है तो बच्चों के द्वारा हमारे परिवार और समाज की निरंतरता बनी रहती है, वो जीवित रहता है। ठीक है ना। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर रहकर व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के दायित्व को परिवार के प्रति निभाना सीखता है और निभाता भी है जिम्मेदारियों को, है कि नहीं। अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता परिवार के प्रति दायित्व को यही गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति निभाता है। तीसरा चीज क्या है, गृहस्थ आश्रम के द्वारा जो हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ है ना। अगला टॉपिक हम पुरुषार्थ को देखेंगे दूसरे दिन, तो उसमें उसका पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। ठीक है। तो इनमें से जो प्रथम 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, उसकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में होती है। ठीक है। व्यक्ति यही उसको पूर्ण करता है। इसके अलावा जो हमारे कुछ ऋण बताए गए हैं, हमारे जो धर्म के अंतर्गत, शास्त्र के अंतर्गत कुछ ऋण बताए गए हैं, जैसे ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, जीव या भूत ऋण, है ना। ये जो 5 ऋण बताए गए हैं उसको भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह के पूर्ण करता है। ठीक है। उन ऋणों को क्या करता है, यज्ञ के रूप में पूर्ण करता है यहाँ पर। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और भूमिका है क्या, इसी देखो 4 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 आश्रम, तो उसमें से गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। कारण क्या है, कारण यह है कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा व्यक्ति जो है अन्य जो 3 आश्रम हैं, है ना, उनके लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका, सहयोग देने का काम करता है। कैसे, बाकी तीनों आश्रम को जीवन जीने के लिए जो भी भरण पोषण है ना, वो गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम अन्य आश्रमों को भरण पोषण में क्या करता है, सहयोग करता है। इसी कारण गृहस्थ आश्रम का महत्वपूर्ण स्थान एवं भूमिका है। मनुस्मृति में बताया गया है गृहस्थ आश्रम के महत्व को, उसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं फोकस कर दूं उस चीज को मैं। ठीक है। तो मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से वायु से सभी जीव जीवन प्राप्त करते हैं, हर जीव को अपने जीवन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के रूप में हवा चाहिए ना, है कि नहीं। ठीक उसी तरह से हर आश्रम के लोग गृहस्थ से ही अपना जीवन प्राप्त करते हैं। इतना महत्वपूर्ण उसको बताया गया है। ठीक है। वायु की तरह जैसे हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ठीक उसी तरह से बाकी जो आश्रम हैं उनको गृहस्थ से ही जीवन मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है इसकी। ठीक है। गृहस्थ आश्रम कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में वानप्रस्थ आश्रम को। अब यहाँ पर व्यक्ति 50 वर्ष तक तो गृहस्थ पारिवारिक जीवन जी लिया। जैसे ही 50 साल पूरा होता है तो व्यक्ति कहाँ प्रवेश करता है, वानप्रस्थ में। 50, अब इसकी अवधि कितनी है बच्चों, 50 से 75 वर्ष। 50 से 75 वर्ष। वेरी गुड। ठीक है। तो यहाँ पर वानप्रस्थ जब हम अर्थ को देखें, वान धन प्रस्थ। वानप्रस्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है, वान धन प्रस्थ। वान मतलब होता है वन, और प्रस्थ मतलब प्रस्थान करना। जब कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक जिंदगी जीने के बाद जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती है तो अपने परिवार को, गृहस्थ को छोड़ देता है और वन की ओर, जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है, चला जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है। मतलब सरल शब्दों में देखा जाए तो अपने गृहस्थ और पारिवारिक जीवन को छोड़कर व्यक्ति वन की ओर, जंगल की ओर चला जाता है और 50 से 75 साल की आयु को वही पूर्ण करता है, तो उसको हम वानप्रस्थ कहते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इस आश्रम मतलब वानप्रस्थ का आखिर महत्व क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, उसमें मैं प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने आप को पारिवारिक जीवन से, सांसारिक मोह माया से दूर करने का प्रयास करता है। पहला तो यही है, क्योंकि व्यक्ति अपने घर को छोड़ के चला जाता है, जिम्मेदारी निभा चुका गृहस्थ के रूप में। अब उसका अपने प्रति भी कुछ है ना, अपने प्रति, समाज के प्रति दायित्व है उसके। तो क्या करता है, धीरे धीरे वो अपने आप को सांसारिक
मोह से, संबंधों से दूर करना शुरू करता है और वन में जाके निवास करता है। अब ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है, वहाँ जब वन में रहता है तो वहाँ पर समाज की सेवा परोपकार की करने का काम करता है। वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देना, समाज के हित में काम करना, ठीक है। तो अपने आप को वो समाज के हित के लिए समर्पित कर देता है, परोपकारी हो जाता है। वहाँ पर गृहस्थ में क्या था, वो अपने लिए जी रहा था, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वानप्रस्थ में वो व्यक्ति जो है अपने आप को समाज के लिए, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता है, परोपकार के लिए कर देता है। निःशुल्क शिक्षा देगा विद्यार्थियों को, ठीक है ना, समाज के हित में काम करेगा। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ की ये महत्वपूर्ण उसकी क्या है, उपयोगिता है उसके। इसके बाद 50 से लेकर 75 साल तक की इसकी अवधि है। 75 वर्ष पूरा हो गया वानप्रस्थ। उसके बाद नेक्स्ट जो है अंतिम अवस्था आश्रम व्यवस्था की, वो कौन सा है? संन्यास है। और संन्यास की अवधि क्या है बच्चों? 75 से 100 वर्ष। तो ये जो है हमारे जीवन के अंतिम अवस्था संन्यास को माना गया है, 75 से 100 साल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वानप्रस्थ तक तो वो समाज के लिए जीवन जी रहा है, लेकिन जैसे ही संन्यास में जाता है तो अपने लिए जीवन जीना शुरू करता है, अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जीवन जीना शुरू करता है। क्योंकि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है मोक्ष को। मैं पुरुषार्थ में इसकी चर्चा करूंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। तो मोक्ष किसको चाहिए? स्वयं को चाहिए। तो इससे पहले में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही संन्यास आश्रम में आता है तो वो अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए जीवन जीता है। संन्यास में क्या करता है, वानप्रस्थ वाला जो जीवन था, है ना, उसको भी छोड़ करके वो एकांकी जीवन जीना शुरू करता है। अब किसी एक जगह पर स्थायी निवास नहीं करता, ठीक है। वो अपने स्थान को बदलता रहता है और अपने पूरे जीवन को ईश्वर की आराधना में संन्यास आश्रम के माध्यम से समर्पित कर देता है। पूरा अपना जीवन भगवान की पूजा पाठ में और आध्यात्मिक कल्याण में लगा देता है, ठीक है। तो यही इसका महत्व है संन्यास का, कि इस आश्रम के द्वारा व्यक्ति जो है अपने जीवन को ईश्वर में समर्पित करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास के माध्यम से प्रयास करता है। ठीक हो गया जी, क्लियर हुआ इतना जी। अब हम देखते हैं, मैंने बारी बारी से तो ये 4 आश्रम क्या हैं, उसके महत्व है, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया हूँ मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है ना। पूरे आश्रम व्यवस्था का महत्व देखते हैं। यहाँ तो उसके जो खंड है, उसके जो आश्रम के प्रकार हैं, भाग हैं, उसके बारे में मैं तो बताया हूँ और उसके महत्व को बताया हूँ। अब हम देखेंगे कि पूरे आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है। तो सबसे पहला उसकी जो पॉइंट है उसको बता रहा हूँ, उसके महत्व को, उपयोगिता को। पहला नंबर का जो पॉइंट है उसका, पहला नंबर का जो पॉइंट है ना, पहला नंबर के पॉइंट है उसका कि मानव जीवन को इसमें 100 साल मान करके सुव्यवस्थित विभाजन किया गया है। मानव जीवन को 100 साल मान करके सुव्यवस्थित उसका विभाजन किया गया है। दूसरा क्या है, इसके द्वारा पूरे समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति का सर्वांगीण मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का पूर्ण रूपेण विकास की इसमें अवसर मिलती है। हम देखें ना, चारों आश्रम में बताए हैं, ठीक है। चौथा क्या है, व्यक्ति इसमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज के विकास में योगदान देता है इसमें, ठीक है। ये हमारी उपयोगिता है। साथ में इसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इसके द्वारा मानव हित में कार्य किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक और इसमें की खास विशेषता है, उपयोगिता है कि इसके द्वारा व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंधों को, निर्भरता को बताया गया है, ठीक है। ये उसकी महत्व है। अब ये प्रश्न जैसे आएगा तो मैंने जो बताए हैं कि आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है, कहाँ प्रयोग हुआ था सबसे पहले, है ना, इंसान के जीवन को 100 साल में बांट करके कितने भागों में बांटा गया, कितने आश्रमों में बांटा गया, इसको बताया, मैंने चर्चा किया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना, इसी प्रकार से लिखना, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना तो अच्छा मिलेंगे। और
किस आश्रम में कितना कितना अवधि निर्धारित है, उसका क्या महत्व है, ये सबको तो पता ना, मैं भी चर्चा कर चुका हूँ। और जब कभी अभी अपने उत्तर का समापन करोगे तो क्या करोगे, लास्ट में लिखना निष्कर्ष के रूप में कि आश्रम व्यवस्था प्राचीन समय में मानव द्वारा सोची गई बहुत सुनियोजित व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें इंसान के जीवन को 100 साल मान करके सभी भागों का सुव्यवस्थित ढंग से उसके उपयोग की कल्पना की गई इसमें, ठीक है। और यह हमारे हिंदू सामाजिक व्यवस्था को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कारण हमारे समाज में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से लिखना और अपने आंसर को कंप्लीट करना, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुषार्थ को, ठीक है। ओके बच्चों।